ड्रग एक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का मतलब होता है कि जैसे हमने एग्जांपल में आपको बताया था कि आकांक्षा है, अंशिका है। अंशिका ने क्या किया, एक मैगी बनाया और उस मैगी को क्या किए, राजू को दे दिए। राजू उस मैगी को खा लिया और बोले वाह क्या टेस्टी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अंशिका से पूछा जाए तो अंशिका उस मैगी को कैसे बनाए? अंशिका दुकान पे आई, मैगी ली, टमाटर ली, प्याज ली, मिर्चा ली, गाजर ली, सबको क्या की कट की, फिर मसाले में फ्राई की, फिर मैगी बनाई, ठीक है। इसके बाद राजू को क्या मिला, एक बना बनाया और टेस्टी मैगी मिला, ठीक है। तो राजू को क्या मिला, एक बना बनाया टेस्टी मैगी मिला। हमारी दवा भी हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स देने से पहले वो क्या करती है, ठीक ऐसे ही हमारी जो दवा होती है, जो हम दवा खाते हैं, वो हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स देने से पहले उसका भी अनेक कार्य होता है। वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी, वो आयन चैनल को ब्लॉक करके देगी, ठीक है। मींस कि जहां भी प्रॉब्लम रहेगी उस चैनल को ब्लॉक करके क्या करती है, तब जाके आपको रिस्पॉन्स देती है। मींस कि एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक ड्रग का पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, छोटे छोटे पार्ट में टूटेगी, ठीक है। छोटे छोटे पार्टों में क्या होगी, टूटेगी। टूटने के बाद वो डिजॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, डिसइंटीग्रेट होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो कहाँ पे जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन में अपने पार्टिकुलर ऑर्गन की साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, वहां के अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगी, ठीक है। रिसेप्टर की वजह से प्रॉब्लम है तो अब वहां के अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद फिर आपको एक एक्शन देगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है हाउ एनी ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट और एक्शन नाउ नोन एज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यही बोल रहा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि एक जो दवा होती है, एक दवा आपके बॉडी में जो रिस्पांस प्रोड्यूस करती है, लेकिन उस रिस्पांस को किस तरह प्रोड्यूस करती है वही क्या कहा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हर दवा क्या करती है, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है। जैसे कि हमने बताया कि आपको बुखार है, आपको बुखार हो रहा है, आपके बॉडी में पेन हो रहा है, बुखार हो रहा है, लेकिन वो पेन और बुखार क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस क्या हो रहा है, ज्यादा एक्टिव हो गया है। वो अपने अंदर से किसका सिक्रीशन करवा रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन करवा रहा है। यही प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, आपके बॉडी में पेन और फीवर और इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही है। किसके लिए, पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही है। अब ये जो दवा है आपको हम देंगे, जो दवा आप खाएंगे, वो दवा जाके इसी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ही ब्लॉक करेगी। मींस की कहाँ पे इफेक्ट करेगी, सीधा हमारे हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट करेगी। हाइपोथैलेमस से जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन हो रहा था उसको ब्लॉक कर देगी। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन ब्लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होने लगेगा, पेन कम होने लगेगा, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होने लगेगा, ठीक है। बात समझ में आई। लेकिन ये जो एंजाइम होते हैं, जो ड्रग होती है, देखिए अब सारी ड्रग अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से नहीं बाइंड करती हैं। देखो प्रॉब्लम क्यों होती है, बॉडी में प्रॉब्लम क्यों होती है, जब हमारे एंजाइम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं या फिर जब हमारे एंजाइम कम एक्टिव होते हैं, तब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मींस कि जब हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन फेल हो जाते हैं या फिर पूरी तरह से काम नहीं करने लगते हैं, या फिर आयरन का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में बढ़ जाता है, आयरन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तब आपको प्रॉब्लम दिखने लगती है। एंजाइम ज्यादा एक्टिव हो गई है तो भी प्रॉब्लम होगा, कम एक्टिव होगा तो भी प्रॉब्लम होगा। और आपका रिसेप्टर ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा एक्शन दिखा रहा है तो भी प्रॉब्लम हो रही है, कम एक्शन दिखा रहा है तो भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इन्हीं सभी से होता है हमारे बॉडी में। और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो जो मैकेनिज्म ऑफ एक दवा का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वह अपने बॉडी में जो इफेक्ट देता है वो एंजाइम को एक्शन के ब्लॉक करके देता है, एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करके देता है और एंजाइम के एक्टिविटी को बढ़ा के देता है। डिपेंड करता है प्रॉब्लम किससे है। अगर एंजाइम के बढ़ने से प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को कम करेगा। अगर बॉडी में प्रॉब्लम एंजाइम के घटने से है तो जो दवाई आप खाएंगे वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है। ऐसे आयरन चैनल हमारे बॉडी में कुछ आयन्स भी होते हैं, जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ठीक है। इसका भी कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। अगर हमारे बॉडी में इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ा तो भी प्रॉब्लम, कम हुआ तो भी प्रॉब्लम, ठीक है।
बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम, कम होगा तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि कम हुआ, हमने बताया था कि कौन सा सोडियम जो चैनल होता है, सोडियम आयन, सोडियम आयन से ये क्या होता है, एक टाइप का मैसेज, मतलब कि ये ट्रांसमिशन का काम करता है, न्यूरो ट्रांसमिशन का काम करता है। ये मैसेजेस को क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में काम करवाता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाने में काम करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। कौन? ये सोडियम चैनल। अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ा तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, ब्लड वेसल्स बढ़ा देगा, ब्लड वेसल्स बढ़ जाएगी तो वहां पे बीपी हमारा कम हो जाएगा, बीपी कम होगा। कॉन्ट्रैक्शन में मेंटेन कर रहा है, लेकिन अगर ब्लड कॉन्ट्रैक्शन कर दे रहा है, ब्लड को ज्यादा फैला दे रहा है, तो वहां पे आपकी बीपी बढ़ जाएगी, बीपी वहां पे लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होने लगेगा, ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं हो मींस कि ज्यादा होने लगेगा, जगह उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब जब इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपका पानी बाहर इतने में जा रहा था, अब उसका फ्लो इतने में होने लगेगा। ठीक है, तो अब वहां पे बीपी क्या होगा, सॉरी वहां पे बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब जो एंजाइम देंगे वो इसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, बात समझ में? न्यूरोट्रांसमिशन जो सोडियम होता है वो मैसेजेस का आदान प्रदान भी करवाता है। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी वर्क करता है। ज्यादा एक्टिव हुआ, मैसेजेस बहुत तेजी से भेजेगा, कम एक्टिव हुआ एकदम सेडेशन की स्टेज में ला देगा, तो भी आपको नींद आएगी, सुस्ती आएगी, कोई काम नहीं करने का मन करेगा वगैरह वगैरह। मीन्स कि आयन के घटने और बढ़ने से भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होती है, तो डिपेंड करता है। आयन अगर बढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग दवा देगी, अगर आयन घटा है तो उसके अकॉर्डिंग दवा चलाई जाती है। अगर आयन बढ़ा है तो जो ड्रग रहेगा वो अपना एक्शन आयंस के एक्शन को ब्लॉक करके देगा, आयंस के एक्शन को कम करके देगा। अगर आयंस कम है तो दवा अपना एक्शन आयंस के कंसंट्रेशन को बढ़ा के देगी। बात समझ में आई? ऐसे ही आपका ट्रांसपोर्टर की तरह भी होता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो आसानी से क्या होते हैं, आपके मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाते हैं। किस मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाते हैं? सेल मेम्ब्रेन को। हमारी जो सेल्स होती है सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फास्फोलिपिड बाइलेयर के मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर। इसलिए इसका नेचर किस नेचर का, इसलिए ये जो लेयर होती है ये लिपिड नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? लिपिड नेचर की होती है। और इसका कहना है कि हम उसी आयंस को, उसी सब्सटेंस को अपने अंदर से गुजारेंगे जिसका नेचर लिपिड रहेगा। ठीक है, अब उसीलिए यहाँ पे इसी सेल पर क्या दिया रहता है, कैरियर लगा रहता है। ठीक है, अब देखो, अब जो जितने भी आप सब्सटेंस खाते हैं, जो फूड खाते हैं, जरूरी नहीं है उस फूड में सारे की सारी जो कंपोनेंट्स है न्यूट्रिशन से सब लिपिड सॉल्युबल ही है, वाटर सॉल्युबल भी तो होंगे। तो इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक कैरियर पाया जाता है। ये कैरियर क्या करता है, अपने वाटर सॉल्युबल ड्रग को हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये हमारा किस पोजीशन में, मींस की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैरियर से काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियर हो रहा है। कैरियर हमारे क्या करेंगे, नहीं सॉरी, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनर्जी की जरूरत है हमारे सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तब पड़ती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो हमारा कैरियर बॉडी होता है ये सब्सटेंस को, वाटर सॉल्युबल्स को अपने अंदर लेता है और उसको सेल के अंदर छोड़ देता है। किसी भी वजह से अगर ये डैमेज हो गया, काम करना नहीं हो रहा है, तो जितने भी वाटर सॉल्युबल्स कंपोनेंट्स होते हैं उसकी हमारे बॉडी में कमी होने लगेगी जी। तो उसकी जब कमी होगी तो प्रॉब्लम होगा ना, प्रॉब्लम आपके बॉडी में क्रिएट होगा। तो वही कुछ ड्रग होती है इसी कैरियर को स्टिमुलेट करके देती है, मींस कि इसको ठीक करके देती है, इसके एक्टिविटी को बढ़ाकर और इसके एक्टिविटी को घटा के अपना एक्शन शो करती है। और कुछ रिसेप्टर होते हैं, और जितनी भी ड्रग होती है मींस कि 100% में से 70% जो ड्रग होती है वह अपना एक्शन रिसेप्टर पर बाइंड करके शो करती है। किस पे? रिसेप्टर पे बाइंड करके शो करती है। बाकी 30% ड्रग एंजाइम पर काम करती है, आयन चैनल्स पे काम करती है, ट्रांसपोर्टर पे काम करती है। ठीक है, यस मैम। अब
देखिए, जो ड्रग होती है, ठीक है, जो दवा हम लोग खाते हैं बॉडी में, जरूरी नहीं है कि सारी दवा अपना इफेक्ट शो करे तो चैनल को ब्लॉक कर दे, एंजाइम की एक्टिविटी को कम बढ़ा कर दे, ठीक है, और रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे या फिर रिसेप्टर को एक्टिव कर दे। सभी दवा नहीं होती है, कुछ ही दवा हमारे क्या होती है, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होती है, पार्टिकुलर चैनल से बाइंड होती है, पार्टिकुलर चैनल को ओपन करती है, सभी दवा नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हमारी जो लैक्सेटिव दवा होती है, लैक्सेटिव एसिडिटी में, कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है। जब आपके पेट में गैस बनने लगता है तो उस समय स्टूल पास होने में दिक्कत होती है, ठीक है। मैं नहीं हंस रही, उस समय स्टूल पास होने में दिक्कत होती है तो उस समय डॉक्टर आपको क्या देता है, लैक्सेटिव देता है, कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है, ठीक है। एंटासिड एक ऐसी दवा होती है जो आपके एंटासिड एक ऐसी दवा होती है जो आपके पेट में जाती है और आपके भाई एंटासिड किस में यूज करते हैं, जब आपके पेट में एसिडिटी कॉज होता है, कॉन्स्टिपेशन जब होता है, तब आप क्या करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड क्या करती है, एसिड के साथ मिलती है। ये एंटासिड किस नेचर की रहती है, बेसिक नेचर की रहती है, और आपके स्टमक में जो एसिडिटी कॉज हो रही है किसकी वजह से हो रही है, HCl की वजह से हो रही है। इसका मतलब कि आपके पेट में HCl का कंसंट्रेशन बढ़ा तब जाके एसिडिटी कॉज हुई। तो जो एंटासिड होता है, एंटासिड बेसिक नेचर का होता है, ये जाता है, ये इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है। जब एसिड और प्लस बेस मिलते हैं तो ये जो कंपोनेंट्स बनता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, मींस कि न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी एक्शन बॉडी में देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो, सबसे पहले जो हमारी ड्रग होती है वो अपना एक्शन एंजाइम से करती है, वो अपना एक्शन एंजाइम को एक्टिवेट करके देती है, वो अपना एक्शन एंजाइम को इनहिबिट करके देती है, और चैनल को ओपन करके या फिर चैनल को ब्लॉक करके देती है, या फिर ट्रांसपोर्ट को एक्टिव करके या फिर रोक कर देती है, या और हमारे रिसेप्टर को ब्लॉक करके या फिर एक्टिवेट करके देती है अपना एक्शन। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं, एंजाइम को। किसको देखते हैं, एंजाइम को। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक टाइप के प्रोटीनियस सबस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीनियस सबस्टेंस होते हैं, जो किसी अपने पार्टिकुलर ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जो किसी अपने पार्टिकुलर ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा के एंजाइम सिक्रीट होता है, पेनक्रियास ग्लैंड से पेनिसिलिन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, एंजाइम का सिक्रीशन होता है। अब देखो, इस एंजाइम की वजह से आपके बॉडी में प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। जैसे हमने बोला कि हम क्या किए, आपको ये जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास से आपकी क्या निकल रही है, जो आपकी पेनक्रियाटिक ग्लैंड होती है वो अपने अंदर से किसका सिक्रीशन करवाती है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन्स निकलता है, इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। जो ये इंसुलिन हार्मोन्स होता है उसका काम क्या रहता है, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। किसी भी वजह से अगर आपके ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड से जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड है वो देखो दो टाइप की होती है। पेनक्रियाटिक ग्लैंड कितनी टाइप की होती है, दो। यहाँ पे दो सेल पाई जाएगी, एक बीटा सेल पाई जाएगी, एक अल्फा सेल पाई जाएगी। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, इंसुलिन। और अल्फा सेल से क्या निकलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम, लेट डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। कहाँ से, पेनक्रियाटिक से, ठीक है, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। और जो आपका बीटा सेल होता है, बीटा सेल से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। कौन सा हार्मोन्स होता है, इंसुलिन का हार्मोन होता है। अब देखो एंजाइम की वजह से प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। देखो एंजाइम क्या होती है, सॉरी, ये जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है ये भी सिक्रीट हो रहा है अपने ग्लैंड से। ये इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। किसी भी वजह से अगर ये इंसुलिन ज्यादा एक्टिव हो गई, मींस कि ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो ज्यादा एक्टिव रहेगी। किसी भी वजह से आपका पेनक्रियाटिक बीटा सेल ज्यादा इंसुलिन का सिक्रीशन करवा रही है, ज्यादा प्रोडक्शन करवा रही है, तो वो
इंसुलिन आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ज्यादा मेंटेन करने लगेगा, ज्यादा डाइजेस्ट करने लगेगा, तो भी आपके बॉडी में कमी होगी, तो भी आपके बॉडी में क्या, अब भाई ग्लूकोज लेवल हमारा ज्यादा डाइजेस्ट हो रहा है, ज्यादा मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे ग्लूकोज लेवल आपके बॉडी में कम होगा, जिसको जब आपके बॉडी में ग्लूकोज कम होगा तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो एक बीमारी क्रिएट करेगा। जैसे ही आपके बॉडी में आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा तो वहाँ पे आपको एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी को किस नाम से जानते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। अब देखो, अब हमने बताया था कि ये जो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है, अगर किसी भी वजह से ये जो आपके बीटा सेल है वो अपने अंदर से इंसुलिन का सिक्रीशन ही नहीं करवा रही है, इंसुलिन का सिक्रीशन ही नहीं करवा रही है, किसी भी वजह से बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन ही नहीं करवा रही है, फेल हो गई है, ठीक है, नहीं करवा पा रही है, या फिर इंसुलिन आपका सिक्रीट हो रहा है लेकिन वो पूरी तरह से अपना एक्शन नहीं कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, जब अपना एक्शन नहीं शो करेगा तो उस समय आपके बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ रही है वो एंजाइम हमारा, वो हार्मोन हमारा आ ही नहीं रहा है। भाई ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए किस एंजाइम की जरूरत पड़ रही है, इंसुलिन की। इंसुलिन हमारा सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर अलग से आपको क्या देता है, एक इंसुलिन देता है, जो बाहर से इंसुलिन चलता है वो हूबहू इसी इंसुलिन की तरह काम करता है। या तो इस इंसुलिन के एक्शन को बढ़ा दे, इस इंसुलिन का एक्शन भी बढ़ जाएगा। भाई ग्लूकोज आपके ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो आपको वहां पे भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। क्या, हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। भाई क्यों बढ़ रहा है ग्लूकोज लेवल, क्योंकि इंसुलिन हमारी पूरी तरह से सिक्रीट नहीं हो पा रही है। अगर इंसुलिन क्यों नहीं सिक्रीट हो रही है, क्योंकि हमारी पेनक्रियाटिक बना ही नहीं रही है। क्यों नहीं बना रही है, डैमेज है, ठीक है। बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हमारी इंसुलिन डिक्रीज हो रही है, कम काम ही नहीं कर रही है। तो डॉक्टर क्या करेगा, इसी पेनक्रियाटिक ग्लैंड को मेंटेन कर देगा, एक दवा दे देगा, वो दवा क्या करेगी, इसी पेनक्रियाटिक ग्लैंड को, मींस की जो बीटा सेल है उसको रिपेयर कर देगी, उसको क्या करेगी, रिपेयर कर देगी। रिपेयर करने के बाद फिर ऑटोमेटिकली अपने बॉडी में काम करने लगेगा, इंसुलिन का सिक्रीशन करवाने लगेगा। अगर ये सेल ही आपकी डैमेज हो जाए, मींस कि इसके अंदर से जब इंसुलिन नहीं निकलता है, तब डॉक्टर परमानेंटली आपको इंसुलिन का इंजेक्शन देता रहता है। क्यों, क्योंकि उस केस में इंसुलिन बनता ही नहीं है जी। उस केस में इंसुलिन बनता ही नहीं है। जब इंसुलिन नहीं बनता है बॉडी में, तो डॉक्टर को अलग से एक इंसुलिन देना पड़ेगा, वो इंसुलिन हूबहू इसी तरह काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई? परमानेंट देना पड़ेगा, हमेशा देना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन चढ़ता रहता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? जो एंजाइम इनहिबिटर रहते हैं, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम ठीक ऐसे ही काम करते हैं जैसे हमने हार्मोन्स के बारे में बताया। ठीक है, ये अगर हमारे बॉडी में कोई भी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी घट रही है तो भी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंजाइम बढ़ा, अगर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई तो डॉक्टर वहाँ पे कौन सी दवा देता है, एंजाइम इनहिबिटर देता है। एंजाइम इनहिबिटर ऐसी दवा होती है, एंजाइम इनहिबिटर ऐसी दवा होती है जो एंजाइम के एक्टिविटी को कम करके देती है, एंजाइम के एक्टिविटी को कम करके देती है। मींस कि जो दवा एंजाइम की एक्टिविटी को कम करती है उसको एंजाइम इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एंजाइम इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। जैसे इसको एग्जांपल में समझिए, एक आपका क्या है, जैसे आपके बॉडी में क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, आपके बॉडी में डीएनए बन रहा है, आपके बॉडी में क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। वीडियो कैसे लगा यार, कहाँ पे बंद करके ऑन कर देना। हाँ, बंद करके ऑन करना, नहीं तो एक बार टिप दूंगी ना, नहीं बनेगा। ऑन कर दूं? डॉक्टर आपको क्या देगा, एंजाइम इनहिबिटर देगा। ये एंजाइम इनहिबिटर क्या करेगा, कब काम करेगा, जब आपके बॉडी में एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तब जब आपके बॉडी में एंजाइम ज्यादा एक्टिव हो जाता है, अपना फंक्शन बहुत
लगता है तब डॉक्टर क्या देता है, एंजाइम इनहिबिटर देता है। ये एंजाइम इनहिबिटर और उस एंजाइम की, जो आपकी बॉडी की एंजाइम है, उसके एक्टिविटी को कम करने का काम करती है, ठीक है। और वहीं पे एक और होता है एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम में दो टाइप के होते हैं, एक एंजाइम इनहिबिटर और एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम एक्टिवेटर एक ऐसी दवा होती है जब आपके बॉडी में एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर आपको एंजाइम एक्टिवेटर देता है। ये एंजाइम एक्टिवेटर आपके बॉडी में जाकर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो जो एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कॉम्पिटिटिव, और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, और एक होता है कौन सा, अनकॉम्पिटिटिव, और एक होता है कौन सा, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव, इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव। जो आपका एंजाइम इनहिबिटर वाले होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और आपका इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव एक ऐसा ड्रग होता है जो पूरी तरह से मींस कि जाके क्या करता है, एंजाइम के एक्शन को कम करने का काम करता है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन वो जाता है एंजाइम के एक्शन को, आपके बॉडी में एंजाइम के एक्शन को कम कर देता है। जैसे देखिए आपका एक मेथोट्रेक्सेन हो गया, कौन सा हो गया, मेथोट्रेक्सेन। मेथोट्रेक्सेन एक टाइप की एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। आपके बॉडी में क्या हो रहा है, डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रही है, डीएनए सिंथेसिस हो रही है। अब ये डीएनए सिंथेसिस आपके बॉडी में ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम, कम होगा तो भी प्रॉब्लम। अब इसका काम क्या है, इनहिबिटर। ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। मींस कि यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस करवाने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ रही है वो बहुत ही एक्टिव है और बहुत तेजी से डीएनए सिंथेसिस करवा रही है। आपके बॉडी में डीएनए का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बात समझ में आ रही है, डीएनए का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो डॉक्टर आपको क्या देगा, एंजाइम इनहिबिटर देगा। ये जो एंजाइम इनहिबिटर होता है वो जाके एंजाइम की डीएनए सिंथेसिस करवाने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, उसी की एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। जैसे डीएनए सिंथेसिस करवाने के लिए हमको डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की जरूरत होती है। मींस कि आपके बॉडी में जो डीएनए बनता है किस एंजाइम के थ्रू बनता है, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम एक होती है जो आपके बॉडी में डीएनए सिंथेसिस करवा रही है। अब किसी भी वजह से ये जो एंजाइम होता है इसका एक्टिव हो गई, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गई। जब हाइपर एक्टिव हो गई तो ये आपके बॉडी में डीएनए सिंथेसिस बहुत तेजी से करवाने लगेगी। अब बहुत तेजी से डीएनए सिंथेसिस होगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, भाई डीएनए बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, आपको एक मेथोट्रेक्सेन नाम का ड्रग देगा। ये जो मेथोट्रेक्सेन नाम की ड्रग है ये इसी हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के एक्टिविटी को क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। मींस कि ये इसके एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से पूरा ब्लॉक नहीं करेगा। पूरा अगर ब्लॉक कर देगा तो आपकी बॉडी में डीएनए का फॉर्मेशन ही रुक जाएगा तो भी प्रॉब्लम। ये क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। बात समझ में आ रहा है, एक्टिविटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर आपका जो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब होता है ये रिवर्सिबल ही होता है। रिवर्सिबल मींस कि ये एक्शन को कम करता है लेकिन एक्शन को ब्लॉक नहीं करता, याद रखिएगा। जो कॉम्पिटिटिव होता है ये एंजाइम के एक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता है, लेकिन जो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव होता है ये एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, लेकिन फिर बाद में वो एक्शन आपके रिवर्सिबल फेज में आ जाएगी। वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करता है लेकिन वो एक्शन आपके फिर बाद में रिवर्सिबल फेज में आ जाएगी। बात समझ में आई, रिवर्सिबल फेज में आ जाती है। जैसे देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव जो होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव एक ऐसा होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें एंजाइम के एक्टिविटी को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाता है लेकिन कुछ टाइम के लिए किया जाता है और फिर अपने क्या करेगी, रिवर्सिबल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। वो रिवर्सिबल कंडीशन में आ जाएगी। जैसे हमने एस्पिरिन का, ये एस्पिरिन के बारे में बताया था, सॉरी
सॉरी यहाँ पे जो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है वो पूरी तरह से क्या करेगा, एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करने का काम करेगा। एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करने का काम करेगा, मींस कि एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। ठीक है। रिवर्सिबल बाय द इंक्रीज सब्सटेंस। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, नॉन रिवर्स बाय द इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट। अगर हम सबस्ट्रेट का इंक्रीजन करेंगे तो भी वो अपने पहले जैसे रूप में नहीं आएगा। ठीक है। अगर जैसे एक एंटागोनिस्ट है, इस एक्शन को बंद कर रहा है, आप एगोनिस्ट दे रहे हैं तो कंसंट्रेशन आपका आ जाता है ना। यहाँ पे अगर आप एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो अपने पहले वाले स्टेज में नहीं आएगी। फर्क यही है। जैसे एस्पिरिन जो होता है, एक साइक्लोऑक्सीजिनेज नाम के एंजाइम को, जो एस्पिरिन होता है, एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजिनेज नाम की एंजाइम को क्या करती है, बंद करने का काम करती है, उसके एक्शन को बंद करने का काम करती है। ठीक है। देखो ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है, ये डायरेक्टली क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस करवाने में मदद करता है। किसकी सिंथेसिस करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस करवाता है। अब जब आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होगा तो वही प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी बॉडी में फीवर और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। वो फीवर और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो डॉक्टर आपको नॉन रिवर्सिबल इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देंगे। वो इनहिबिटर जाके इसी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, रोक देता है इसी एंजाइम की एक्टिविटी को। जब इस एंजाइम की एक्टिविटी रुकेगी, आपके बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम हो जाएगा। जब बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम होगा तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक पेन और फीवर खत्म होने लगेगा। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कौन सा होता है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो सबस्टेंस कॉम्प्लेक्स पे यूज होते हैं। ठीक है। मींस कि आपके बॉडी में जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को करवाने के लिए किसी एंजाइम की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने बताया था कि एनर्जी आपके बन रही है, लेकिन एनर्जी बनने के लिए आपको किसी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। मेटाबॉलिक पाथवे में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। एक्चुअली ये बहुत ही रेयर बीमारी होती है। ठीक है। मेटाबॉलिक में आपकी बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, तब जाके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यूज किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या हो, जैसे कि आपके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, लेकिन उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को करवाने के लिए किसी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। किसी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तो वो एंजाइम आपके बॉडी में नहीं बन रही है तो डॉक्टर क्या करता है, एक अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देता है। वो इनहिबिटर जाके उसी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। कहीं पे नहीं अफेक्ट करेगा, एंजाइम पर ही करेगा जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। मींस कि एक ये है, क्या है, एक साइकिल है, लेकिन ये साइकिल कब चलेगी, जब इस साइकिल को करिश्मा चलाएगी तब चलेगी। ये साइकिल कब चलेगी, जब इस साइकिल को करिश्मा चलाएगी तब चलेगी। तो इस साइकिल को करिश्मा को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ रही है, एनर्जी को। अब भाई ये इस एनर्जी को कौन बना रहा है, कोई एक एंजाइम बना रही है। ठीक है। मान लीजिए कोई एक एंजाइम बना रही है, ये एंजाइम की एक्टिविटी कम हुई, करिश्मा बॉडी में एनर्जी बनना बंद हो गया। तो डॉक्टर क्या करेगा, एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देगा। ये इनहिबिटर क्या करेगा, इसी एनर्जी पे इसी एंजाइम पर काम करेगा, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। जैसे इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक करिश्मा बॉडी में एनर्जी बनना शुरू हो जाएगा। जैसे एनर्जी बनेगा, करिश्मा के सेल्स को एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा। करिश्मा एक समय आएगा, चंगी हो जाएंगी और साइकिल को बहुत तेजी से भगाएंगी। बात समझ में आया। फिर इसके बाद क्या होता है, रिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर मतलब पूरी तरह से ब्लॉक कर देना। इरिवर्सिबल इनहिबिटर मतलब हमेशा के लिए ही ब्लॉक कर देना। ठीक है। जैसे इसमें ड्रग बाइंड कोवैलेंटली एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिव। इरिवर्सिबल इनहिबिटर में जो डॉक्टर ड्रग देते हैं, वो ड्रग क्या होती है, एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली ब्लॉक कर देती है। एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। जैसे पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक टाइप की एंटीबायोटिक है। ठीक है।
पेनिसिलिन एक टाइप की क्या है, एंटीबायोटिक। अब ऐसी एंटीबायोटिक किसमें, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। कौन सी है, एंटीबैक्टीरियल है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए यूज होती है। अब देखो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कैसे मारती है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में भी क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। बैक्टीरिया में भी क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। तो जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन ही इसी बैक्टीरिया के सेल वॉल बनने की प्रोसेस को रोककर बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने की प्रोसेस को रोक के बैक्टीरिया को मारता है। अब देखो इस बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। वो कौन सा एंजाइम है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल किसके थ्रू बन रही है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू बन रही है। किसके थ्रू, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू बन रही है। अब जो आप पेनिसिलिन खाएंगे, जो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा, कौन सा एंटीबायोटिक दिया, पेनिसिलिन दिया, वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इसी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के एक्शन को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। ना तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम निकलेगा, ना तो बैक्टीरिया के सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। बैक्टीरिया हमारी ऑस्मोटिक नेचर की होती है, अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने लगेंगी और कुछ टाइम बाद फूट जाती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, रिवर्सिबली में क्या होता है, पूरी तरह से एंजाइम के एक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका होता है एक्टिवेटर, एंजाइम एक्टिवेटर। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर कुछ एंजाइम एक्टिवेटर का भी यूज करता है। ठीक है, एंजाइम एक्टिवेटर क्या होते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। एंजाइम इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए किए जाते हैं। एंजाइम एक्टिवेटर एंजाइम के एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि एंजाइम एक्टिवेटर में हमने बताया था कि एक बंदा है जो क्या खा लिया है, पॉइजन खा लिया है। क्या खा लिया है, पॉइजन खा लिया है। पॉइजन खाने के बाद वो क्या, उसके अंदर क्या होता है, वो ये जो पॉइजन होता है, ये पॉइजन जाके एसिटाइल कोलिन स्ट्रेच एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दिया। एक पेशेंट है, वो क्या खा लिया, ऑर्गेनोफॉस्फेट खा लिया, मींस एक टाइप का पॉइजन होता है। जब वो ये पॉइजन उसके अंदर जाएगा तो वो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेच के एंजाइम की एक्टिविटी को कम करने लगेगा। कम करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो जब ज्यादा हावी हो जाएगा तो क्या करेगा, खत्म करने लगेगा। ठीक है, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है, ये क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेच एंजाइम की एक्टिविटी को कम करने लगता है। ये एसिटाइल कोलिन स्ट्रेच एंजाइम मदद करती है कोलिन को अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए। जब वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होगा तो हमारे हार्ट रेट को मेंटेन करेगा, हमारे ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन को मेंटेन करेगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। ठीक है, ब्रेकिकार्डिया जो होते हैं उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, जब ये हावी होगा, ये जब ऑर्गेनोफॉस्फेट हावी होगा तो वो इसी एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, इसका एक्टिविटी कम हो जाएगा। आपका कोलिन जो एसिटाइल कोलिन रहेगा वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से नहीं बाइंड कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका धीरे धीरे हार्ट रेट गिरने लगेगा। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो कांस्टेंट नहीं कर पाएंगे और रिलैक्सेशन में जाने लगेंगी। ठीक है, मींस की रिलैक्सेशन नहीं, कॉन्स्ट्रिक्शन में जाने लगेंगी, ज्यादा फैलने लगेंगी, जहाँ पे आपका ब्लड फ्लो रुकने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी, एकदम आदमी एकदम सुस्ती के कंडीशन में जाने लगता है। उसके दिमाग में सेडेशन कॉज होने लगता है, बेहोशी कंडीशन छा जाती है, कुछ नहीं याद होता है। डॉक्टर वहाँ पे एक एंटीडोट देता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रेलिडॉक्सिन नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रेलिडॉक्सिन नाम की एक दवा होती है, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं प्रेलिडॉक्सिन रिएक्टिवेट एक दवा होती है, उसके नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ये जाता है इसी एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी को बढ़ा देता है, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेच एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जब ये इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक एसिटाइल कोलिन को अपने वाले रिसेप्टर पर बाइंड करने को बोलेगा। जब एसिटाइल कोलिन अपने वाले रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक सारे एक्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाया, ऐसे ही हमारी सारी दवा क्या होती, काम करती है। बाकी अगले वाले लेक्चर में।